cells and transform them into S cells. Transform them into S cells. अब यहाँ पे इनको इससे ज्यादा तो कुछ उस टाइम समझ में आया नहीं, लेकिन उनको ये आइडिया भी शायद नहीं था ग्रिफिथ को कि उन्होंने कितना बड़ा एक ऑलमोस्ट एक बड़ी डिस्कवरी की तरफ वो कदम बढ़ा चुके थे, और उसको फाइनली कुछ 3 और लोगों ने उसको कंप्लीट किया, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये जाना गया that DNA is the genetic material. So this experiment you not only study in this chapter in 11th, but you also study in 12th. So when you move to in 12th in genetics, DNA की डिस्कवरी इसी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से हुई थी, तो ये आपको जेनेटिक्स में फिर पढ़ना होता है। लेकिन फॉर द टाइमिंग आप इतना लिखो that later on in 1944, ये एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क ईयर है हिस्ट्री ऑफ साइंस में। In the year 1944, Avery, MacLeod and McCarthy, 3 लोग। In the year 1944, Avery, MacLeod and McCarthy discovered that transforming principle is DNA, discovered that transforming principle is DNA, and that DNA is the genetic material. ये दोनों बातें कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वास्तव में डीएनए है और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये बात इन लोगों ने फाइंड आउट किया। डिस्कवर्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एज डीएनए एंड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल बाय reperforming the experiment of transformation. इसी एक्सपेरिमेंट को और दूसरे तरह से करके उन्होंने देखा था by reperforming the experiment of transformation. So if you have till here, have you written? Please you can tell me if you have written. Yes, ma'am. हाँ, then I'll try to explain a little bit that ये हुआ क्या, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो एवरी वाला एक्सपेरिमेंट है ये तो 12th में ही करोगे आप, अभी करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन इसमें इतनी बात तो समझ में आपको आ रही होगी कि इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को किसी और तरह से और करके देखा और ये जानने की कोशिश की कि जो एस सेल की कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, हर चीज को अलग अलग लेकर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को करके देखा, जहाँ पे वो आर सेल्स के साथ उन्हें मिक्स करते थे, रैट्स के अंदर इंजेक्ट करते थे और फिर देखते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुई और रैट्स कहाँ मरे, क्योंकि प्रूफ तो वहीं से आएगा कि जहाँ रैट्स मर जाएंगे। रैट्स के मरने से ये समझ में आता है कि आर सेल्स ट्रांसफॉर्म हुए, लेकिन किसके डायरेक्शन से वो ट्रांसफॉर्म हुए? क्या वो प्रोटीन डायरेक्ट कर रहा था या कोई आरएनए या डीएनए या लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मतलब एस सेल की कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? तो वो उन्होंने देखा कि हाँ कि ये तो नथिंग बट डीएनए है, डीएनए ऑफ एस सेल है, जो उसके अंदर समहाउ एंटर कर पाता है, लाइव आर सेल्स के अंदर ना एंटर कर पाता है और फिर वो चेंज करता है इनटू दी एस सेल्स, आर को एस में कन्वर्ट करता है। देखो कैसे, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये भी तो देखना है ना कि इसको हमने वेरिएशन मेथड में लिया ही क्यों, क्योंकि जब तक जेनेटिक मटेरियल का कुछ मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है तब तक हम उसे इस मेथड में नहीं ले सकते, मतलब पैरासेक्सुअल मेथड के अंदर वो क्यों आएगा, कोई सेंस नहीं है, है ना। तो अब जैसे मैं एक चीज बताने लगी हूँ कि जैसे मान लो ये एक मीडियम है, इस मीडियम में ग्रिफिथ took R cells, so I'm showing the R cells as intact, ये सब intact R cells हैं, ये पड़े हुए हैं इस मीडियम में, ये intact R cells हैं। अब इन्हीं intact R cells के अंदर, ठीक है, R का अपना डीएनए पड़ा हुआ है, ये R का डीएनए बना दिया मैंने, जो तो होना ही चाहिए, उसका अपना न्यूक्लियर तो होगा ही। बाहर यहाँ पे मीडियम में S का, वैसे S सेल्स का तो वो खत्म है, सेल्स खत्म है, लेकिन S का डीएनए पड़ा हुआ है,
ये एस डीएनए है, सिर्फ एस का डीएनए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ये हीट किल था, ये डीएनए बचा कैसे? डीएनए में क्या होता है वो भी बता देती हूँ कि डीएनए विच इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, एज यू नो, व्हेन यू हीट इट, नो डाउट ऑन हीटिंग, इसके ये दो स्ट्रैंड्स जो है इनके बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये आप पढ़ोगे आगे इस क्लास में भी और अगले क्लास में भी, दोनों में, बिकॉज डीएनए कॉमन है, आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी है और जेनेटिक्स में भी है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं, हीटिंग करते ही बॉन्ड्स तो टूटेंगे और ये ऐसे स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। डीएनए का अलग होना इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। ऐसे ये अलग हो जाते हैं, अलग हो गए और फिर क्या हुआ, कूलिंग हुई, कुछ देर बाद तो कूलिंग तो अपने आप हो ही गई है ना। अब जब कूलिंग होती है ना तो डीएनए की रीनेचुरेशन भी होती है, यानी कि बॉन्ड्स फिर से जुड़ते हैं, बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो बॉन्ड्स बनने से ये डबल हेलिक्स बन गया फिर से। तो अब ये डीएनए जो है ना मीडियम में ये इंटैक्ट है, क्योंकि देखो टेम्परेचर पे निर्भर है। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा होती तो शायद न्यूक्लियोटाइड्स भी टूट जाते, तो उतना टेम्परेचर तो था नहीं। ग्रिफिथ ने जितना हीट किया था उसमें बस इतना ही हुआ होगा कि वो इनिशियल डीनेचुरेशन हुआ और बाद में कूलिंग होके रीनेचर होके वो वही मीडियम में पड़ा रहा। अब सवाल ये है कि ये डीएनए बाहर पड़ा रहा तो ये आर सेल्स कैसे एस में चेंज हुए? ये बाहर से नहीं पड़े रहने से नहीं हुआ, ये एक्चुअली एस डीएनए जो है ना ये एंटर कर गए आर सेल्स के अंदर, बकायदा एंटर कर गए ये। और ये बात सब में नहीं होती, ये ऐसा नहीं कि किसी में भी हो जाएगा, किसी भी, फिर तो ये बड़ा आसान हो जाता, फिर तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करना कि कुछ भी सेल्स रख दो, कुछ भी डीएनए मीडियम में रख दो और वो सेल्स के अंदर अपने आप घुस जाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। बट ये बैक्टीरिया में कहीं कहीं ये प्रॉपर्टी दिखती है कि मीडियम में अगर डीएनए पड़ा है तो ये सेल्स के अंदर घुस रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी के लिए भी एक नाम है, इसे कहते हैं कंपिटेंस। सो बैक्टीरिया हैज कंपिटेंस that it could take up DNA into cell from the media or from the external medium. Competence is that uptake of the DNA into the cell from external medium. तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल मीडियम से इसने अपना डीएनए अंदर अपटेक कर लिया। यानी अगर इसे एक आर सेल को अब मैं रीड्रॉ करूं, एक आर सेल को अगर मैं यहाँ पे अलग से यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि ये आर सेल है और इस आर सेल में आर का अपना डीएनए तो पहले ही था, लेकिन अब ये एस डीएनए भी घुस चुका है इसके अंदर। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज राइट नाउ, इट हैज बोथ द डीएनए आर एज वेल एज एस। बट सिंस एस डीएनए बिहेव्स डोमिनेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि एस डीएनए आर सेल के अंदर जा सकता है, चलो वो तो मान लिया कि चला गया, जाने के बाद अगर वो सारी प्रॉपर्टीज अपनी शो कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वाइल्ड या डोमिनेंट भी तो बिहेव कर रहा है। सो वी हैव टू कंसिडर दिस एस एज डोमिनेंट और वाइल्ड बिकॉज इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द कैप्सूल। आर कैसे ट्रांसफॉर्म होगा जब तक कैप्सूल ही नहीं बनेगा? तो इसका मतलब कैप्सूल फॉर्मेशन इज देयर, नॉट ओनली द कैप्सूल बट ऑल्सो इट शोज विरुलेंस, क्योंकि बिना विरुलेंस और कैप्सूल फॉर्मेशन के इसे आप एस नहीं कह सकते। और ये दोनों चीज प्रॉपर्टी अगर ये तो आ गई, अब आप इसे एस सेल कहने के लिए मजबूर हो गए, तो ये ट्रांसफॉर्म हुआ, आर सेल गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू एस सेल। so this is what it is, R cell gets transformed into S cell। तो आप ये डायग्राम भी कंप्लीट कर लो और मुझे फिर कोई डाउट है तो पूछ भी लो। Ma'am, Yes. ma'am, you told that on heating the DNA denaturates. But in the experiment, only the S cells were heat killed, not the R cells. Hmm. So, Hmm.
how did the R and S, the DNA, combine or naturate? No, because heats, yeah, the S cells were heat killed, मतलब पहले ही हीट किल कर लिया था, S cells को तो पहले ही हीट किल कर लिया था ग्रिफिथ ने, और R cells को तो लाइव लिया था। अब ऐसा एक मिक्सचर, इन दोनों चीजों का एक मिक्सचर उन्होंने फिर रैट्स के अंदर इंजेक्ट किया था। तो अभी जो ये मीडियम मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, बेसिकली ये मीडियम क्या है, ये तो रैट्स बॉडी फ्लूइड है ना। दिस मीडियम इज नथिंग बट रैट्स बॉडी फ्लूइड। जैसे ब्लड सीरम अभी आप पढ़ रहे थे, तो ये तो रैट के बॉडी में ये हो रहा है, तो ये तो बाहर से दोनों चीजें डाली गई। अब मीडियम में दोनों है, आर सेल्स भी है लाइव एंड इंटैक्ट, और साथ साथ ये एस सेल्स जो हीट किल्ड है। तो एस सेल्स जो हीट किल्ड है उनका जो भी सेल का कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो डीएनए तो है। और वही डीएनए, उसकी बात हो रही थी कि वो जब इंजेक्ट किया होगा हीट किल फॉर्म में, तो सेल्स तो खत्म हो गए, सारा टूटा दिया खत्म हो गया, लेकिन तो उसका डीएनए था, और वो डीएनए पहले ऐसा डीनेच्योर भी हुआ रहा होगा, ऐसे पड़ा होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो रीनेच्योर हो गए, ऐसे डबल हेलिक्स प्रॉपर बन गया होगा। कहाँ, तो रैट के ही बॉडी में, उसके फ्लूइड में। और जैसे ही उसे लाइव आर सेल मिला तो उसके अंदर वो घुसा, और तब ये ऐसा हो गया। तो जब ऐसा हो गया तब ये एस डीएनए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी शो करनी शुरू कर दी। तो जब इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी शो की, तो आप देख रहे हो कि इसमें कैप्सूल भी बना और इसमें विरुलेंस भी आ गई। तो अब आप कह रहे हो कि आर सेल्स इज कन्वर्टेड टू एस सेल। अब ये सारी चीज कहाँ हो रही थी, कहानी कहाँ हो रही थी, तो रैट के बॉडी में हो रही थी बात। तो नेचुरली अब रैट तो मरेगा ही ना। अब रैट क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि अब तो प्रॉपर एस सेल्स ये आ गए। अब रैट मर गया, इसलिए तभी तो आपने देखा कि रैट्स मर गए। ठीक है, हाँ, इफ यू फॉलो दिस पॉइंट। अच्छा, इसमें ये भी कोई जरूरी नहीं कि हर सेल में ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली हो। हाँ, तो एक आध कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रैट्स जिंदा बच गए। तो इसमें ये भी क्वेश्चन कभी आ जाता है कि व्हाई सम रैट्स लिव्ड अमंग दोज व्हिच आर डेड। मतलब ये मिक्सचर था, डेड रैट्स तो ज्यादा ही थे, डेड ही ज्यादा थे, लेकिन कुछ थोड़े बहुत वहां पे लिव्ड भी पाए गए, जो जिंदा पाए गए। तो उसमें आप फिर यही कह सकते हो कि शायद ये वो रैट्स होंगे जिनके बॉडी में प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिना हो नहीं पाया, वॉट एवर मे बी द रीजन, बट समहाउ द बैक्टीरिया कुड नॉट अंडरगो द ट्रांसफॉर्मेशन, isn't it? But the transformation itself is parasexual or not, इसको पहले जस्टिफाई करना है कि यहाँ पे एक वेरिएशन वाली बात आई कि नहीं। जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व है, यस इन्वॉल्व है। सेकेंड, कोई वेरिएशन आया कि नहीं, यस आया, क्योंकि आर सेल का अपस्ट्रीम चेंज होकर एस बना। R cell has changed to S cells. So this is the genetic variation. इसको समझे बिना ये जस्टिफाई नहीं होता कि आप इसे पैरासेक्सुअल में क्यों रख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हम और तो कुछ भी नहीं देख रहे, ना कोई मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ना कोई यहाँ सिस्ट बन रहा है, कुछ हो रहा है, पेरिनेशन कुछ नहीं। सो इट इज जस्ट अ वेरिएशन, दैट्स ऑल, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इज दैट पार्ट जस्टिफाइड? Yes, ma'am. ओके, सो दैट पार्ट इज जस्टिफाइड। नाउ सी, इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन थोड़ा बड़ा है तो उसको अभी नहीं लूंगी, लेकिन ट्रांसडक्शन जो तीसरा मेथड था,